सभी को नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीपीसीएस की परीक्षा 2025 का प्रीलिम्स आपका 12 अक्टूबर को होने जा रहा है और बहुत ही टाइम आपका बहुत कम बचा हुआ है। तो डियर, उसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन बायर आपके लिए निःशुल्क और फ्री में PYQ की सीरीज़ हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं डियर, और ये सीरीज़ बड़ी ही उपयोगी आपके लिए होने जा रही है। आज की क्लासेस में हमने जो आपका 2021 का पेपर है वो लिया है, सीरीज नंबर 1 है। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक भर देना होता है। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। इन सब के अलावा एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के ध्यान में रखते हुए विजनाइज फीडर सीरीज भी हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं और एक नया इनोवेशन मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप भी उससे जुड़ना चाहते हैं तो पर टेस्ट उसमें 50 रुपीज़ का है। लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देके रखा है, उस पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, मतलब कि बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। इनके सबके अलावा आपका कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए समय न गवाते हुए, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब तो नहीं किया होगा तो कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। देखो आप देखते हो तो वीडियो को लाइक भी करना बहुत ज़रूरी होता है, एक बार 10-15 को शेयर भी कर दिया करो। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्योंकि हमने इसका एक पार्ट ऑलरेडी आपसे कवर करवा लिया है, मतलब कि एक पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज की क्लासेस में हम इसका ये सेकेंड कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में ये कंप्लीट हो जाए, अगर चीज़ें प्रॉपरली आपकी चलती रहेंगी तो। ओके चलिए, तो आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको पहले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 32 नंबर तक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लासेस में आपसे कर लिए थे। ठीक है, आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 33 नंबर। जरा समझना, आपको ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। ओके नहीं हो रहा है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। अब देख रहा हूँ, ओके अभी भी नहीं हो रहा है। आई होप कि अब हो रहा होगा। ठीक है, अब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन पूर्णतः रूप से, आपको ये क्वेश्चन पूर्णतः रूप से क्या है देखने के लिए मिलेगा। जाओ क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा, बाहर जाओ जाओ। हाँ तो जाओ 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 जाओ, अपने पापा से क्या तो जाओ। चलिए, ये क्या है कि बच्चे हैं तो थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आज की क्लास का पहला 33। सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है। देखो यहाँ पर इन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। इन ऑर्डर टू सेफ्टी स्टैटिफाई एंड, ये मनोवैज्ञानिक को बोलते हैं फिलोसफिकल नीड ऑफ कंपोनेंट्स रिलेटेडनेस एंड ऑटोनोमी ऑन इफेक्टिवली रिपेरेटर ऑफ विच स्किल आर नेसेसरी। तो ये जो स्किल बहुत जरूरी होती है, इसमें खासतौर पर क्या है, इंटरपर्सनल जो स्किल होती है, जिसको अंत्य वैयक्तिक कौशलों की आवश्यकता इन सबको समझने के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन आपको दे के रखा है, मतलब कि एरिएशन और रीजन, मतलब कि कथन और कारण का। ये कह रहे हैं आपसे कि संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कारण है कि क्योंकि ऐसा इसलिए है कि चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता। अधोलिखित विकल्पों का चयन कीजिए, बताइएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, अगर हम बात कर लें, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑफकोर्स संचार के लिए चंद्रमा को आप उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के भूमध्य जो सतह के गतिमान नहीं होता है, बल्कि वो अपर साइड में घूमता है, तो इसलिए आप उसको संचार में नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये यहाँ पर क्वेश्चन है, एक श्रेणी आपसे पूछी गई है, तो आपको यहाँ पर बताना है इसमें कि जो सीरीज नंबर नेक्स्ट आपका क्या होगा। देखो जरा समझना, यहाँ पर क्या है कि जैसे इसको जरा थोड़ा सा समझिएगा। देखो, अगर हम बात कर ले ए का क्यू यहाँ पर देके रखा है, तो ए का क्यू क्या आएगा, तो एक ही आएगा, कुछ भी होना चाहिए। अगर हम 2 के क्यू की बात कर ले, 2 का क्यू देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा।
उसके बाद अगर हम बात कर ले 3 के क्यू की, तो 3 का क्यू होता है 3 3 9 27। वहीं अगर हम देखें जो 4 का क्यू होता है, 4 के क्यू की 4 चौक 16 चौका 64। वैसे ही अगर हम बात कर लें 5 के क्यू की, तो 5 का क्यू होता है 5 पंजे 25 पंजे 125। अब देखो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 6 का क्यू। 6 का क्यू जो होता है 216 होता है। लेकिन डियर आपको क्या है, इसमें श्रेणी संख्या नहीं है वो बताना है। ऐसे ही आप देखोगे 7 का क्यू होता है, वैसे ही 8 का क्यू होता है, ठीक है, और वैसे ही 9 का क्यू होता है, और ऐसे ही यहाँ पर आपसे 10 का क्यू भी दे के रखा है। तो 10 का क्यू भी है, ये 512 भी है, 729 भी है, लेकिन 256 किसी की भी संख्या का क्यू नहीं होता है। तो इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नंबर ऑफ द सीरीज, मतलब कि इसका नंबर नहीं है, तो वह है आपका 226। 256 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है डियर, अगर आपसे फर्स्ट बार में ये क्वेश्चन बन रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट देना होता है। अगर आपका माइंड नहीं चल रहा है पहले बार तो चल ही जाएगा, क्योंकि इतना हार्ड नहीं पूछता है, ये यूपीएससी नहीं है, यूपीपीसीएस है। ठीक है, ज्यादा इसको हवा मत करके चढ़ाना अपने दिमाग पे कि ऐसा वैसा, ठीक है, एकदम फ्रेश माइंड से एग्जाम हॉल के अंदर जाना होता है। चलिए देखिए, प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है। देखो अगर आप किसी समस्या किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, आपको बैलेंस करना है, जो किसमें, पारंपरिक और गैर पारंपरिक चिन्हित को संतुलन करना ही आपके लिए इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये काम आता है। पता चले आप मॉडर्न हो गए, एंशिएंट को ही भूल गए, है ना, तो ऐसे नहीं होता है। आपको पारंपरिक और गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करने के पश्चात ये चीजें होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज राइट नाउ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक सीरीज दे के रखी है, मतलब कि आपको मैट्रिक्स को पूरा करना है इसको, जैसे 4C ये इस तरीके से आपको दे के रखा है। ठीक है, अब ये दो तरीके से बनता है प्यारे, एक तो बनेगा ये इस तरीके से, या फिर एक बनती है सीरीज इस तरीके से, या तो इस तरीके से सीरियल में नंबर बने होंगे, या फिर अप टू डाउन में आपका बन रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक मिसिंग नंबर दे के रखा है, क्वेश्चन मार्क आपका है। मुझे एक बात बताओ डियर, अगर मैं बात कर लूँ, देखिए मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ में मैं इसको बना रहा हूँ। अगर मैं बात कर लूँ 4 इंटू 7 तो कितना आता है, 7 चौक कितने होते हैं, 28 हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर ले 3 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा, 15 या 45, 45 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, अगर हम 2 इंटू 5 की बात कर लें तो कितना आएगा, 10। अब देखो यहाँ पर 10 कहाँ पर है, ये है। अब मैंने कहा ये कैसे आंसर हो सकता है, जरा समझना डियर। यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। यहाँ पे देखिएगा, देखो इस सीरीज को थोड़ा समझो, अपर जो पार्ट है इस सीरीज को थोड़ा समझो, इसको लेने के लिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है। अब देखो यहाँ पे बी भी है, तो देखो यहाँ पे ए है, बी है, सी है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका सी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ये इनसे मिसिंग हुआ है, यहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे इनसे मिसिंग हुआ है, यहाँ पे ए होना चाहिए था, इनसे ये मिसिंग हुआ है, यहाँ पे ए होना चाहिए था, है ना, क्योंकि इसमें क्या है बीबी हो रहा है, तो अब सही हो जाएगा। तो इसका सी आएगा, तो 10C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप देखो निर्णय लेते हो तो उसमें क्या होता है, आप प्रभावी और सही ऐसे श्रेष्ठतम विकल्प को आप चुनते हो, टू मेक द बेस्ट। अगर चॉइस आपकी होगी तो निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, एक है सही विकल्प का निर्धारण, ये भी है कि आप राइट ऑप्शन को चुन रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन डियर अगर आप राइट ऑप्शन को चुने और राइट में भी किसको चुने, जो सर्वोच्च है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उस विकल्प का आप निर्धारण कर लें तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इट नेक्स्ट, इनमें कुछ नहीं है, ये केवल करने होते हैं इजी वे में। देखो यहाँ पे कह रहे हैं किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से पेंट करने के लिए कि किन्हीं दो संलग्न फलकों के रंग समान न हो, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आपको कुछ फार्मूले भी पता होने चाहिए। तो ऐसे में जो जरूरत होती है, आवश्यकता जो होती है, वो आपको 3 की होगी, क्योंकि 3 ऐसे होंगे जो बीचों बीच में होंगे डियर। ठीक है, जो बीचों बीच में होंगे उन पे कभी भी 2 के समान नहीं हो सकती है कि अपर साइड में या बैक साइड में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे प्यारे, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मतलब कि 3 की यहाँ पर आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपने कहीं किताब में भी नहीं पढ़ा होगा, है ना, और यहाँ पर यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है।
ये कह रहे हैं कि व्हाट अप्रोक्सिमेट परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग हावर इन इंगेज इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी कार्य में लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतर्व्यक्तिगत संप्रेषण में व्यक्त करता है, कि खुद से वो बात करता है, खुद की बातों को वो बोलता है, चालता है, कितना परसेंट, ये आपसे पूछा गया है कि आप यदि पढ़ते हैं तो कितना परसेंट आप खुद से वार्तालाप करते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, लगभग ये देखने के लिए मिला है कि 60 से 70%, कितना 16 to 70%, 60 to 70% के आसपास एक व्यक्ति इतना करता है। सॉरी 60 नहीं है, सॉरी 60 नहीं है, 80 to 90%, 80 से 90% ये, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 से 90% आपको ये देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोवर्सी ऑलवेज इन्वॉल्व। अब अगर हम देखें विवाद सदैव समाहित करता है, तो विवाद से अगर चीजें क्या होती हैं, तो विवाद से आपको देखने को मिलता है डिसएंगेजमेंट, वहां पर देखने को मिलता है, मतभेद हो जाते हैं वहां पर एक दूसरे में, क्रोध नहीं आता है। जरा समझना, कई स्टूडेंट्स क्रोध बताएंगे, जुनून तो हो ही नहीं सकता है ना, और प्रतिशोध भी नहीं हो सकता। तो मतभेद, जो डिसएंगेजमेंट यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलता है, डिसएग्रीमेंट, ठीक है, सॉरी डिसएंगेजमेंट नहीं, डिसएग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक वायुयान है अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ा और उसे 1500 किलोमीटर की दूरी गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए अपनी निर्धारित गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है, तो निर्धारित गति क्या होगी। अब आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है बैठ के। मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड को स्वयं बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगर आपने समय और दूरी वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने पता है तो आप इसका राइट आंसर ले जाओगे, अन्यथा स्किप कर जाओगे। मैं एक और बात आपको सजेस्ट करूंगा डियर, जो स्टूडेंट्स मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, जरा समझना, ऐसे क्वेश्चन को तुक्का ना मारे, स्किप करे, नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़े। रिस्क नहीं लेना होता है एग्जाम के अंदर, रिस्क लोगे तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है डियर, ठीक है। काम करो, करेक्ट करो, तो आपका ये पॉसिबिलिटी रहती है कि आप लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और गलत भी आप मार्क कर लें तो आपकी नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा और नीचे आपका स्कोर आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो स्किप करेंगे, है ना, लेकिन इसको करेंगे। लेकिन एग्जाम हॉल में यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको नहीं पता है तो छूना नहीं है। और जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनके फिंगर्स पर होता है, टिप्स पर होता है मैथ, उसके सारे फार्मूलेस वगैरह, तो उनके लिए इजी हो जाता है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर देखने के लिए आपको मिलेगा वो है 150, मतलब कि 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसको करोगे तो 1/2 आना चाहिए, है ना। इसको सोल्व करके देखना, आप इसका करेक्ट आंसर निकाल ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो। ये कह रहा है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एसोसिएट विद, मतलब कि सृजनात्मक जो समस्या समाधान से संबंधित कौन सा होता है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें खासतौर पर आप देखोगे डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है, आप सारी जो चिंतन से आप क्या कर सकते हैं, सृजनात्मक जो समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक समस्या का समाधान संबंधित होता है अपसारी चिंतन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कई स्टूडेंट्स इसमें एक्स वाई जेड को देख करके घबरा जाएंगे, घबराना नहीं होता है प्यारे, आपको समझना होता है। देखो क्या है इसमें, एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है। पहली बात तो इस चीज को समझो, यहाँ तक देखो एक्स वाई जेड, मैं कहता हूँ हमेशा कि इंग्लिश को एक बार देख लिया करो, कई बार गलती समझ में नहीं आती है क्या हो गई। देखो यहाँ पर धनात्मक, अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे हिंदी माध्यम में, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से रहा हूँ, कि कई बार लंबे समय तक आपको धनात्मक ही भूल जाते हो। ये सच्चाई है, फैक्ट है एकदम, क्योंकि धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर के बारे में आपसे पूछा गया। अब जैसे ही आपने पॉजिटिव को यहाँ पे पढ़ा कि एक्स वाई जेड, इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स रेशियो वाई बराबर 1:2 एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:5, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5x - 3y + z एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखो जैसे मैंने यहाँ तक पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर होंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है प्यारे कि x, y और z इनके जो मान होंगे वो पॉजिटिव होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 ये इसके पॉजिटिव मान है। 10 होगा क्या? नहीं सर, ये 2 अंकों की संख्या होगी, तो यहाँ पर यही इसके मान होंगे। अब देखो हमें यही मान रख करके इसको सोल्व करना है फटाफट। चलिए देखिए कैसे सोल्व करते हैं, जरा इसको देखना। देखो पहले तो हमें एक्स वाई जेड के जो रेशियो है इसको इक्वल करना पड़ेगा, तो इक्वल कर लेते हैं। तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। अब देखो यहाँ पर है एक्स वाई का मान देखो कितना है, एक्स वाई का मान है 1:2। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं कि वाई जेड का रेशियो, अब देखो वाई और जेड का रेशियो कितना है, 3:5। क्लियर। अब आपको इधर बढ़ा देना है, जैसे इधर है तो इधर 3 लिख देंगे और इधर है तो ऊपर वाले में 2 लिख देंगे। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा 3:6:10। यहाँ तक क्लियर चीज होगी कि 3:6:10 इसका आ जाएगा। अब हमको रख देना है मान किसमें, 5 में, जो इन्होंने कहा है 5x का मान रखो कितना है, देखो x का मान है 3 तो 3 रख देंगे, -3 y का मान कितना है 6 है तो 6 रख देंगे, इनटू में 6, फिर प्लस ये कह रहा है z मतलब कि z का मान 10 है तो रख दिया। अब सोल्व कर देंगे, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, माइनस 3 छंग 18 प्लस 10। अगर हम इधर को लाएंगे तो प्लस प्लस, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25। 25 माइनस 18 कितना होता है डियर आपका, उधर 2 बचेगा 7 होता है। कितना आ गया 7 होता है। अब आप कहोगे कि सर ऑप्शन में तो 7 है नहीं, बिल्कुल ऑफकोर्स ऑप्शन में 7 नहीं है, तो क्या हो गया, आपको क्या करना है, वह संख्या देखनी है जो 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। अब 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड होने वाली संख्या को जरा समझना प्यारे, क्या 180 7 से होता है, 7 दूनी 14, 40 नहीं होता है। क्या ये 190 होता है, 7 दूनी 14, 5 बचेगा तो 50 नहीं होता है। क्या 7 दूनी 14 6 बचेगा, मतलब कि 7 दूनी 14 6 बचेगा 60 क्या होता है, नहीं होता है। तो फिर बचा है कौन सा, 196। अब देख लो क्या 196 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बचेगा, 5 बचेगा, 7 8 56 तो 28 बार चला जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर। देखो मैथ के क्वेश्चन में क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और तो कुछ इसमें बात ऐसी है नहीं। ठीक है, मैं कई बार कह देता हूँ आपसे कि इस क्वेश्चन को स्किप करो या इस क्वेश्चन को देखो, इसको जरा समझना डियर। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको छोड़ने नहीं है, एक बार पुनः देख लेना इस क्वेश्चन को जो मैंने करके दिखाया है, क्योंकि कई बार रेशियो भी इक्वल नहीं होते हैं, कई बार उल्टी सीधी गुणा करने लग जाते हो, तो ये बहुत ही इजी है, इस तरीके से आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है। अब देखो जब वर्तमान जानकारी को आप रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं तो उसमें एक जो आपका इंटरनल मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, मतलब कि जो आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में होता है वो देखने को मिलता है। समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है किसमें, आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 46, देखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यदि बीते कल के पहल का दिन शनिवार था। अब देखो डियर यहाँ पर जरा समझना, मैं आज की बात कर रहा हूँ, वर्तमान की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्तमान लिख देते हैं, ये लीजिए वर्तमान हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हम आगे चल रहे हैं, ये कह रहा है आपसे, ये कह रहा है आपसे, 1 सेकेंड रुकिएगा डियर। तू जा, अब मत आइए, मैं आऊँगा अपना, ठीक है, खाना मैं खाऊंगा और लगभग 2 घंटे बाद बच्चों को पढ़ा के मैं खाना खा लूँगा। ओके, कोई नहीं आवे अब, ठीक है, गेट तो खोल दे। चलिए देखो, अब यहाँ पर हमने बात कर ली कि वर्तमान है। अब ये कह रहे हैं कि बीते कल, अब बीता कल कब होगा, मतलब कि वर्तमान से एक दिन पहले, तो यहाँ पे लिख देंगे कल। अब इस कल के पहले का जो दिन था, ये वाला जो दिन था, इसकी बात कर रहा है, परसों की बात कर रहा है ना, दिन क्या था, शनिवार था। अब ये क्या था आपका, शनिवार था प्यारे। तो ये जो कल था, जो कल बीत गया, वो क्या था, रविवार था। और कल क्या था बताओ, रविवार था। तो आज क्या है, जिस क्लासेस को आज देख रहे हैं, तो आज सोमवार है। इट इज क्लियर या नो। तो आज क्या है, सोमवार है, सॉरी उसको ठीक से लिख देते हैं। तो आज क्या है, सोमवार है। ओके, अब ये कह रहे हैं तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, आने वाला जो कल है वो क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, मंगलवार होगा, और उसके बाद का जो दिन होगा वो बुधवार होगा। इट इज क्लियर है नो।
तो बुधवार आपका आएगा वेडनेसडे। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बुधवार आ जाएगा, ये लिखा हुआ देखो ऑप्शन नंबर सी में, मैंने मिटाया नहीं है ताकि आपको भी चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो इस तरीके से आपको करने होते हैं ये सवाल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? सचेतन श्रवण में कौन सा बाधा नहीं होता है इसमें? तो एक होता है दिक दृष्टिकोण, जिसको बोलते हैं डबल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिक दृष्टिकोण को हम कहते हैं कि जो सचेतन श्रवण में बाधा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे कमेंट्स बताओ। क्वेश्चन नंबर 48 मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे क्या है, आपसे त्रिभुज पूछ रहा है कि इसमें जो ट्रायंगल हैं उन ट्रायंगल के बारे में आप बता दो प्यारे, कि ये जो ट्रायंगल हैं वो कितने हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल को बता दो बस। चलिए, आप आई होप कि आप इस ट्रायंगल का राइट आंसर देंगे, मुझे ये बेट रहेगा इसका आंसर आपको कमेंट्स कर देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर देख पाते हैं, समझ पाते हैं। हिंट्स कर देता हूं, इसका आंसर 16 नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 49। देखो, ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन आता है, आइए इसको देखो समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहे हैं, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा। जरा समझना, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा। मानो कि एक मैन यहाँ पर है और एक वुमेन यहाँ पर है, और इसने इससे कहा और इसकी तरफ संकेत देते हुए यहाँ पर कह रहा है, इसकी तरफ संकेत दे रहा है। ठीक है, इससे कह रहा है। ठीक है, उसकी माँ, मतलब कि इसकी माँ जो है, इसकी जो माँ है, ठीक है, इसकी जो माँ है ना, इसकी माँ महिला है, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। मतलब कि इसके पिता की जो होगी, इसके जो फादर होंगे ना, इसके जो फादर हैं उसकी इकलौती पुत्री है। ठीक है, इसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पूछा गया वह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो, ऐसी स्थिति में दो चीजें होंगी, ऐसी स्थिति में दो चीजें होंगी। अगर मानो कि ये व्यक्ति इसके बारे में कह रहा है, तो फिर तो इसकी क्या हो गई, मतलब कि जो महिला है इस व्यक्ति से माता लगेगी, और यदि नहीं हुई तो इकलौती पुत्री है तो इसकी पत्नी हो जाएगी। अब डिपेंड करता है उन्होंने माना क्या है। देखो, मैंने कहा था ना, दो बन जाएंगे इसमें, सिर्फ दो बन रही है। तो ये जो होगी इस चित्र वाले की क्या होगी, माता। मतलब कि जो व्यक्ति है ये, इसने कहा अपने बारे में कि ये कह रहा है अपना फोटो की तरफ कि ये जो है उसकी माँ तुम्हारी, उसकी माँ तुम्हारी फादर की इकलौती पुत्री है। मतलब कि ये इसके बारे में कह रहा है कि उसकी जो माँ है, मतलब कि आपके बेटे के बारे में बात कर रहा है, तो ये उसकी क्या लगेगी, माता लगेगी, डियर मदर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका कि निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा ऐसे कथन सही है। अब जरा समझना, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया 50। मानवीय तार्किकता सीमित होती है। देखो, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि आप अनंत तक सोच सकते हैं, आपकी सोचने की भी एक लिमिट है। एज ए मेमोरी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सोच लेंगे, है ना, सोचने की एक लिमिट है डियर। दूसरे में कह रहे हैं कोई व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। अब देखो, इसमें इंक्लूड कर दिया गया है कि आप निर्णय तो लेते हैं, लेकिन निर्णय बहुत तार्किक नहीं होते, निर्णय आपके सही नहीं हो सकते, होते हैं सॉरी, निर्णय सही नहीं लेते, लेकिन उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास को होजत सोच सुजान कहा जाता है कि नहीं, तो आप अगर अभ्यास करेंगे तो उसमें सुधार आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ही बातें आपकी सही हो जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बोथ। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूं, क्योंकि फिर चीज़ें क्या है ना, थोड़ी सी कोलैप्स करने लगता है एकदम से, और रिफ्रेश रहती हैं। तो क्योंकि होता है क्या है ना, विंडो में ये चीज़ें जो लिख रहे हैं हम, ठीक है, वो चलती चली जाती है, तो ओवरलोडिंग चीज़ें थोड़ी सी हो जाती है, तो लैग करने लगता है ना। तो उससे कम्युनिकेशन थोड़ा सा डगमगा जाता है कहीं ना कहीं। और कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है। अब देखो, गत्यात्मकता पर, इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, डायमेंस यहाँ पर देखा गया है, तो किस पर बल देता है ये आपसे पूछा गया है।
तो ये देता है आपका जो ट्रांस कनेक्शनल मॉडल्स होता है, मतलब कि समव्यवहार प्रतिरूप पर ये करता है, इस पर बल देता है। अंत्यव्यक्तिक संप्रेषण आपका जो समव्यवहार प्रतिरूप क्या है उसको डिसाइड करने का प्रयास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 52। देखो यहाँ पर क्या है, कुछ आपको वर्ड प्लेस देके रखे हैं और उनके बारे में आपको बता देना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, देखो है क्या, आपने कोडिंग डिकोडिंग तो पढ़ा होगा, एबीसीडी के कोड भी आपको बताऊंगे। आपसे पूछा जाए चलो 22 का कोड बताओ, 22 का, वैसे बी का मैं पूछ लूँ तो 22 है, वी का अगर मैं पूछूं कि डब्ल्यू का बताओ 23 हो जाएगा, मैं पूछूं क्यू का 17 हो जाएगा, मैं पूछूं के का 11 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए पी का 16 होता है ना, एस का 19 होता है, आर का 18 होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। 22 का 25 होता है और जेड का 26 होता है। अब यहाँ पर क्या है, वही चीज आपसे पूछी जा रही है। देखो डियर, ये है 6, इसको 6 को एफ का मतलब कि 6 होता है। 6 से अगर हम आ रहे हैं सी पे तो कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। आई से अगर हम इधर आ रहे हैं तो प्लस यहाँ पर 3 हो रहा है। देखो 9 और 3 12 होता है। वहीं एस है, एस मतलब कि 19 से अगर हम 3 कम कर रहे हैं तो कितना होता है, 16 होता है। और एच मतलब कि 8 से अगर हम 3 प्लस कर रहे हैं तो आपका कितना हो रहा है, के हो रहा है, मतलब कि 11 हो रहा है। सबसे पहले आपको माइनस करना है। अब देखो जब माइनस आप करते हो तो एन में माइनस करो, 14 में से 3 माइनस करोगे तो डियर कितना आएगा, के आएगा, 11 आएगा। 15 में प्लस आप 3 कर दो, 15 में प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 3 होते हैं 18, मतलब कि एच आ जाएगा। जरा समझना, 15 और 3 18 होते हैं ना। पहले माइनस करना है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, 5 सेकेंड रुको। 9 और 3 12 सही तो है, 15 और 3 कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 15 3 18, सॉरी मैं एच क्यों लिख रहा हूँ, आर लिखना चाहिए ना मुझे। ओके, अब देखो आपको के आर को देखो कहां पर है, के आर देखो कहां पर है, के आर को देखो बच्चे कहां पर है, के आर केवल ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका राइट आंसर ही डी है। एक ही बात कर ले, मतलब कि 19 में से अगर आप 3 कम करते हो तो 19 में से 3 कम कर दो भाई तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। वहीं अगर हम देखें ई है 5 है, 5 में अगर 3 जोड़ दोगे तो एच आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा के आर पी एच, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहे हैं आपसे कि बताओ इसके बारे में कि निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संवेदनाओं को आमतौर पर कहा जाता है। जब निर्णय लेने उस समय क्या कहा जाता है, तो आत्मनिष्ठ कहा जाता है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज इसको कहा जाता है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, क्योंकि निर्णय लेने में व्यक्तिगत अगर आप आते हैं तो सब्जेक्टिव होगा, आत्मनिष्ठ संभाव्यता। नेक्स्ट, पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन कीजिए, मतलब कि इसमें से डिफरेंटली आपको रिलेटेड है तो उसके बारे में बताना। देखो जैसे कोई क्राइम है तो उसको पनिशमेंट तो मिलेगा भाई, अपराध है तो दंड होना चाहिए जरूर। उद्यम है, देखो निर्णय है भाई, अगर जजमेंट है तो एडवो वहां पर हो गई, वकालत तो होगी, बिल्कुल एडवोकेसी होगी। जो एक्सरसाइज है, अगर आप व्यायाम करते हो तो हेल्थ के लिए तो करते हैं, लेकिन अगर इंटरप्राइज है, आपका इंटरप्राइज है, उद्यम है, तो सफल हो ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, परीक्षा को कह सकते हैं, परीक्षा में फेल और पास कहा जाता है, ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, इसका करेक्ट आंसर मुझे जहां तक लगता है, देखते हैं इन्होंने क्या माना है। अच्छा, इन्होंने माना है कि निर्णय वकालत, उद्यम होते हैं सफलता, निर्णय जो है वकालत, ये कह रहे हैं कि पृथक रूप से। वकालत क्यों कहा है, देखो निर्णय जो सुनाते हैं वो सुनाते हैं जजमेंट, ठीक है, जजमेंट जो होते हैं वो जजेस सुनाते हैं, जरा समझना। जो जजेस होते हैं ये सुनाते हैं, ना कि ये वकालत होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वकील वकालत करते हैं, तो डी इसमें, सॉरी बी इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्गम स्रोत है, सबसे जो संघर्ष का सबसे अधिक उद्गम स्रोत है, कहाँ पर आपको संघर्ष देखने के लिए मिलता है, किसमें आपको ये मिलता है, तो जब आपकी पोर कम्युनिकेशन होता है वहां पर चीजें होती हैं। पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ रहे हो, पूछ रहे हैं कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो वो इसके अंतर्गत रखा जाता है, वो इसके अंतर्गत सीधा डायरेक्टली आप देखोगे रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके तीसरा शब्द प्राप्त कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपने बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है। देखो सबसे पहले कॉमन क्या है इसमें तीनों में, क्यू ई, क्यू यू ई
अब क्यू यू ई और क्यू ए, देखो ई से पहले आता है ए, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू यू ए होगा, क्यू यू ए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यू यू ए इसमें है, इसमें है। अब मुझे बताओ, अगर हम 3 3 को यहाँ से खत्म कर दें, 3 3 को यहाँ से हम काट दें, ठीक है, 3 3 को हम यहाँ से काट दें, तो अब मेरी बात को जरा समझना डियर, एल आएगा कि एस आएगा कि आर आएगा, तो एल आएगा मतलब कि 12, तो इसमें ही है 12, तो क्वालिटी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, क्वालिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन है एक तरीके से वीकली शेयरी आपको दे के रखी है, मैं कहूँगा इसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए, इन क्वेश्चनों पर आधारित जो क्लास होगी। ये मोड पर एक क्वेश्चन आता है ना, इनके वेतन आपसे पूछे जाते हैं, प्रतिशत में पूछा जाता है, साप्ताहिक वेतन है, कर्मचारियों की संख्या इतनी है, तो मैं इस पर एक डिटेल्स में क्लास बना दूंगा, छोटी सी, लगभग 5-10-20 मिनट की, ताकि इसके कॉन्सेप्ट को मतलब कि समझाने के लिए, ठीक है। अभी इसको फिलहाल यहाँ पर समझे। देखो यहाँ पर क्या साप्ताहिक वेतन है 50 से कम, यहाँ पर कह रहा है, और ये कह रहा है कि 125 से कम तथा 125 तक साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। पहली बात, इनका अंतर अगर आप देखोगे डियर, तो इनका अंतर कितना आएगा, देखो इनका अंतर जरा समझना, 25 तक यहाँ तक बात कर रहे हैं, और टोटल को आप इसको जोड़ लो तो आप इसका इजी तरीके से आंसर दे दोगे। तो ये जो बैठेगा डियर, अगर आप इसको करोगे तो 66% मतलब कि 66% आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप आराम से इस क्वेश्चन को करें, आपसे हो, ठीक है, नहीं बने आपसे तो मैं आपको इसका वीडियो बना देंगे, इसके आधारित जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एक मोड पर आता है क्वेश्चन है ना, जो मध्य निकालने के लिए, उस पर भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैं 2-3 वीडियो ऐसी बनाऊंगा आपके एग्जाम के पास में ही, इस मंथ के लास्ट में ही, तो आपको वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल करेंगी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा रहेगा, माइंड में रहेगा, और ये क्वेश्चन आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन लेकिन अब तो पैटर्न ही चेंज करता चला जा रहा है जितना देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। समस्या समाधान में जो आपका सादृता का उपयोग दर्शाता है, समस्या समाधान में जो सादृता होता है, मतलब कि सोल्विंग मीन्स क्या होता है, जो एनालॉजी इन प्रॉब्लम सोल्विंग मीन्स, तो अगर हम देखें इसमें जो करता है वो तकनीक का अनुप्रयोग, जिसका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था। एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक व्हाट वेयर यूज इन द पास्ट सिमिलर सिचुएशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर से देखो यहाँ पर देखो, बहुलक आपसे पूछ लिया गया है, बहुलक आपसे पूछा गया है ना, बहुलक आपसे पूछा गया है, इसमें बहुलक आपको बताना है, तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर है, तो इस पर भी मैं आपको बताऊंगा, इसका भी मैं एक इस पे भी आधारित क्वेश्चन बनाऊंगा है ना। तो इसका जो राइट आंसर बता देता हूँ अभी फिलहाल, 52 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे हो रहा है तो कीजिएगा, ठीक है। मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट लिए इस चीज़ को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है, ना कि आपको इस तरीके से रेफरेंस के तौर पर बता के निकल जाओ जैसे भी क्वेश्चन किए। देखो प्यारे, जब हम क्लास को सोल्व करते हैं तो उसमें क्वेश्चन अलग तरीके से करते हैं। जब हम कोई कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो बेसिकली फोकस होती है उस कॉन्सेप्ट पर, उस सब्जेक्ट पर, जैसे हमें बहुलक पढ़ने, तो हम बहुलक पर फोकस होंगे, फिर हमारे दिमाग में कुछ नहीं चलेगा, बहुलक चलेगा। क्लियर है ना। तो अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर नोट डाउन कर लेंगे, करेक्ट है बी, मतलब कि 52। अब देखो ये है, मैं आपको इसमें बता दूं, ये क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी तथा भीतरी परिमापों का अनुपात दे के रखा है, एक वृत्त बनाना है आपको ऐसे, ये एक वृत्त बना लो ऐसे, रफ पे बन गया। अब देखो ये कह रहा है कि जो बाहरी है, बाहरी कितना है 23 है, और भीतरी जो है वो 22 है, मतलब कि ये 22 होगा और ये आपका 23 होगा, और मार्ग 5 मीटर चौड़ा है, इसके बीच की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा। अब देखो डियर, इसके व्यास मतलब की त्रिज्या आपसे पूछ ली गई है, आर यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये कैसे निकालोगे आप, है ना। इसके लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, क्या होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो आपका वृत्त का जो होता है फॉर्मूला 2πr², कुछ समथिंग इस तरीके से होता है, तो जब आप इसका राइट आंसर निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर मेरी भूमिका क्या है, मेरी भूमिका ये है, यहाँ पर जिस स्टूडेंट्स का मैथ बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को अपना टाइम जाया ना करके उसको स्किप करना सीखो, ठीक है, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करो। जिस स्टूडेंट्स का मैथ है, आपने इंटर तक आपने मैथ पढ़ा है, 10th में मैथ पढ़ा है, अभी भी आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपका तो बचपन ही मैथ से शुरू हुआ और अंत भी मैथ पर होगा, यानी जब आप जाएगी जॉब आपकी लग जाएगी तो मैथ आपका थोड़ा सा साइड हो जाएगा, जरा समझना। आप जैसे ही सेलेक्ट हो जाओगे तो वो जो मैथ है ना,
उसका थोड़ा डाउन हो जाएगा, आप फिर फार्मूले वगैरह ये नहीं यूज करोगे इतने। ओके, वो एक अलग जर्नी होती है डियर। जब आप इन फार्मूलों से अलग जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे चीज़ें बड़ी डिफरेंट है, वो चीज़ें बड़ी डिफरेंट है, वो लाइफ डिफरेंट होती है। ओके, चलिए, तो अगर आपका मैथ है तो आप इसका राइट आंसर देंगे, और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर 220 हो जाएगा। करिएगा, मैंने इसको बता दिया है, फार्मूला इसमें लगेगा, फार्मूले से आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप कहोगे सर आप तो कर ही दे, अरे मैं ही करूंगा क्या सब क्वेश्चन, कुछ आप भी करो। मैंने पहले ही कहा है दोनों मिलकर करेंगे। चलो, संगठनों में कर देंगे, डोंट वरी। संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है या फिर, अगर आपको कोई भी डाउट है ना, आप बेटा पूछो, कमेंट्स में पूछो। आपको नंबर दे दिया गया व्हाट्सएप का, उस पर पूछो, ज्वाइन तो करो, सपोर्ट तो करो भाई, पूछोगे तब तो बताएंगे ना कुछ। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट देके रखे हैं, एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता। अब जरा समझना है, यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि एन एफिशिएंट कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव। अब देखो इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमाया, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज एफिशिएंट, हो गया। तो अब आपको उत्तर का सही चयन करना है यहाँ पे कि सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं कि एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता और एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता। ऑफ कोर्स ये दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन 1 भी ठीक है, मतलब कि स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। देखो इसको थोड़ा सा समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 खंभे हैं, PQRSTUV इस प्रकार लगाए गए हैं कि अगले दो खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम हो जाती है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने पिलर खड़े कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास में 7 पिलर हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं PQRSTUV, इट इज क्लियर है नो। अब ये कह रहे हैं P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो डिस्टेंस है 10 मीटर। फिर उसने कहा है कि दो खंभों के बीच की दूरी, अगले दो खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम हो जाती है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 9 होगी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 8 होगी। S और T के बीच की दूरी 7 होगी। T और U के बीच की दूरी 6 होगी। और U और B के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 होगी। अब क्या करना है, आपसे पूछा गया पहले P खंभे और अंतिम B खंभे के बीच की दूरी कितनी है, मतलब कि ये आपको बतानी है। अब इस सब आपको जोड़ लेना है। जब आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 19 और 8 कितने होते हैं, 27, 7 दूनी 14, 34 और 6 40 और 5 45। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 45 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का। ठीक है, इजी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन है, मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चन को स्किप करो और भाई आगे बढ़ो, एक दो क्वेश्चन के चक्कर में मतलब वो आगे बढ़ोगे। हाँ, अब अगर आप इसको करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको देख रखी हैं। एबीसी एक त्रिभुज है एबीसी, मान लो ऐसे एक ट्रायंगल है, ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए बी सी, ए बी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, और ये कह रहे हैं जो ट्रायंगल है बी, यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है। बिल्कुल ये 90 डिग्री आपको मिलेगा, देखो ये एकदम 90 डिग्री पर है, ठीक है। व्यास ए बी वाला वृत्त ए सी को डी पर प्रतिच्छेदित करता है, मतलब कि काटता है। अब यहाँ पर देखो एक ये वृत्त के अंदर चीजें ऐसे हैं डियर, ऐसे एक वृत्त के अंदर है ये, जब आपको करना है, समझे, तो यहां पर डी आ जाना चाहिए। तो जब आप इसको इस तरीके से करोगे, फिर पूछ रहा है आपसे, फिर आगे कह रहा है वृत्त की डी पर स्पर्श रेखा बीसी को ई पर प्रतिच्छेदित करती है, तब ई और सी बराबर हैं। अगर आपने इसको बना लिया तो आप इसका राइट आंसर दे जाओगे, नहीं बना तो नहीं बना पाओगे। तो इसको अगर आप बनाएं तो इसका राइट आंसर होगा 2.0 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण होता है, वहां पर तो खास तौर पर आपको देखने को मिलता है कि लिटरल कम्युनिकेशन वहां पर चलता है, एकदम पैरेलल चीजें होती रहती हैं, पार्श्विक संप्रेषण जिसको हम कहते हैं।
क्योंकि समान है ना, कोई ऊंच नीच तो है नहीं कि सर अधोगामी होगा या फिर ऊर्ध्वगामी होगा, है ना, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा या अपवर्ड होगा। अपवर्ड डाउनवर्ड उसमें होता है जहां पर ट्रायंगल आपको दिखता है ये वाला इस तरीके से, यहां पर अपवर्ड डाउनवर्ड होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 65, ड्यूमा का संबंध रूस से उसी प्रकार जिस प्रकार सोरा का संबंध है। तो सोरा किससे संबंधित है? अफगानिस्तान से ही संबंधित है। जैसे ड्यूमा को आपने सोशियोलॉजी में खासतौर पर पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां पर आप इस चीज को भी समझ जाते हैं। ओके, इसको कंटिन्यू करते चलेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी देखो रिलोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ये फ्रेश हो जाएगा। आप चीजें चेक कर लेता हूं एक बार। ओके, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लिया हमने 65। देखो डियर, इफ द कोड ऑफ, यहाँ पर टैलेंट दे के रखा है और इसको लिखा गया एक शब्द है हु विल बी कोड, आपको दे के रखा है रिसर्च, तब क्या आएगा? देखो जो स्टूडेंट्स ने ये समझ लिया कि यहाँ पर प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, देखो टी मतलब कि 20, 20 में से आप कितना जोड़ रहा है इसको, देखो प्लस कितने कर रहा है? 3 कर रहा है। अगर हम x की बात कर ले तो x होता है आपका, सॉरी 4 जोड़ रहा है ना, x होता है 24 पे डियर, किस पे होता है? 24 पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसमें 4 आपके ऐड हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 20 और 4 24 होता है, प्लस 4। ए है, ए में अगर हम देखें कितने जोड़ रहा है? 1 प्लस 4 कितने होते हैं? 5 होता है। 12 12 और अगर हम देखें 4 की तो कितने होते हैं? 16 होते हैं। 5 और 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 14 और 4 कितने होते हैं? 18 होते हैं। और 20 और 4 कितने होते हैं? 24 होते हैं। वैसे ही आपसे रिसर्च में पूछा गया है, सर्च में सॉरी, तो यहाँ पर ये आपको दे के रखा है 19, 19 और 4 कितने होते हैं? 23, मतलब कि W आना चाहिए। 5 और 4 कितने होते हैं? 9, मतलब कि I आना चाहिए। A और 4 कितना होता है? 1 और 4 कितना होता है? 5, मतलब कि E आना चाहिए। R मतलब कि 18, 18 4 कितने होते हैं? 22, तो V आना चाहिए। C होता है 3 पे, 3 और 4 अगर हम जोड़ दें तो कितना होता है? 7, मतलब कि G आना चाहिए। और H और अगर हम 4 इसके अंतर्गत और ऐड कर दें तो कितना होता है? 8 4 12, मतलब कि L आना चाहिए। तो आंसर आएगा आपका WIEVL, WIEVGL। कहां पर है? देखो WIEVL, ये आपको दिख रहा है WIEVGL। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर? इस तरीके से आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना कहलाता है। अगर आप किसी वजह से सूचना को इधर उधर कर रहे हैं तो उसमें आपको जो खासतौर पर देखने के लिए मिलता है डियर, उसमें खासतौर पर क्या है? निस्संदेह, मतलब कि फिल्टरिंग आपने लगा दिया है, उसको हेरफेर आप कर रहे हैं, फिल्टरिंग उसके अंतर्गत कर रहे हैं, तो निस्यंदन आप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, मैं समझा देता हूँ, आपको इसका राइट आंसर देना है। यदि किसी कूट भाषा में आपको PAINT को लिखा गया 74128 लिखा जाता है, वहीं जो एक्सेल है उसको 93596, तो उसी कूट भाषा में एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा? एक्सेप्ट को। तो बस इसको लिख देना है, कुछ नहीं करना है। इसमें कोड दे के रखे हैं, जैसे P का कोड 7 है, वैसे ही A का कोड आपका 4 है, I का कोड 1 है, N का कोड 2 है और T का कोड 8 है। अब उसमें से छांट के आपको लिख देना है। कर दोगे? कर दोगे सर। बच्चों का हुक्म हुआ सर, बिल्कुल हम कर देंगे। अब इतना सब कुछ सीख गए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दो फिर कमेंट में इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना है? 68। सिक्सटी 69 नंबर का क्वेश्चन है कि सोनिया ने एक वस्तु 16% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता और 8 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, आइए इजी करते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल को अप करते हैं। देखो सोनिया ने क्या किया था, एक वस्तु को 16% लाभ पे खरीदा था डियर। हुआ क्या, जरा समझना इस चीज को।
यहाँ पर हम लिख देते हैं CP और यहाँ पे लिख देते हैं SP। क्लियर? ये है कॉस्ट प्राइस और ये है आपका सेलिंग प्राइस जो आपका बिक रहा होता है। मतलब कि उसके पास में क्या थी, 100 रुपये मान के चलते हैं उसका कॉस्ट प्राइस, माना हमने 100 था, उस पर उसने क्या किया, 16% का लाभ हुआ। कितना हुआ, 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको 16 को ठीक से लिखते हैं। 16% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, मतलब कि प्लस कर देते हैं, तो उसको कितना हो जाएगा, 116। ठीक है, इतने पे जाएगा तब होगा उसको 16% का। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, मतलब कि 100 को 4% कम में खरीदा होता, तो कितने में, 96 में, तो उसे 8 रुपये अधिक बेचता। कितने रुपए अधिक बेचता, 8 रुपये अधिक बेचता। ठीक है, तो उसे 25% का लाभ मिलता। अब ये 25% का लाभ मिल रहा है प्यारे, वो किस पर मिल रहा है, वो लाभ मिल रहा है आपका 96 पर। अब 25% का निकाल दो, 25 चौका 100, 4 से भाग कर दो उसको, 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 1, तो 4 चौक 16। अब देखो 90 जो आपका 6 है, इसमें आपको 24 जोड़ देना है, तो 6 4 कितना हो जाता है, 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 10 और 1 हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा, 12। जोड़ो, देखो 96 और 24 को जोड़ो तो 120 हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 डाल देना, 20, 120। अब मुझे एक बात बताओ डियर, यहाँ पे अंतर कितना है, था कितना, 116, हो कितना गया, 120। कितने का अंतर आया यहाँ पे मुझे बताओ, 4 का अंतर आया। किसके बराबर आया 4 का अंतर, ये कितने के परसेंट के बराबर आया, तो 1% बराबर किसका, 4 दूनी 8, 2 के, तो 100% बराबर किसका, ये हमने CP माना था, तो 100% बराबर किसके, अगर हम देखें 2 के, तो कितना हो जाएगा, 200 के। 100% किसके बराबर हो जाएगा, 200 के। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका 200, मतलब कि 20 का करेक्ट आंसर आएगा। एक बार पुनः इसको समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, थोड़ा पीछे लेकर के जाना है, फिर इसको एक बार समझ लेना है। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन और भी है ना। क्वेश्चन है आपका 70, स्लीपिंग ऑन ए प्रॉब्लम इज ए फॉर्म ऑफ, मतलब की समस्या पर निंद्रा एक प्रकार है। अब देखो, एक तो पहले से समस्या है और ऊपर से सो जाओ, तो उसको बोलते हैं उद्भवन। उद्भवन कहा जाता है इसको, इंक्यूबेशन, क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन। ऑप्शन नंबर सी, इट इज राइट नाउ 70 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैं आपको बता दूं बहुत इजी है। आप कैसे करना है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 60 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र H पढ़ते हैं और 26 समाचार पत्र T पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र I पढ़ते हैं, 9 H और I पढ़ते हैं, 11 H और T पढ़ते हैं, 8 T और I पढ़ते हैं, और तथा 3 सभी तीनों पढ़ते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या जो केवल समाचार पत्र 1 पढ़ते हैं। आपको 1 पढ़ने वालों की संख्या बतानी है। क्योंकि सर जी सिर के ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं है, हम किस लिए हैं, देखो, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, छोड़ना तो है नहीं, करना है, समझना है, इसको समझना है। इसी में क्लास में टोटल मेंबर हैं 16, इसने बता दिया है आपको। देखो अब ये 3 है, एक तो H है, एक T है और एक I है, 3 समाचार पत्र हैं। तो हम इस तरीके से इसका ट्रायंगल बना लेते हैं। क्लियर? ये कह रहे हैं कि जो आपके H पढ़ते हैं वो कितने हैं, 26 पढ़ते हैं, सॉरी 25 पढ़ते हैं। H कितने पढ़ते हैं, 25 पढ़ते हैं। T की बात कर लें, T 26 पढ़ते हैं। I की बात कर लें तो I भी कितने पढ़ते हैं, 26 पढ़ते हैं। क्लियर? देखो तीनों पढ़ते हैं, तीनों यहाँ पर बैठेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तीनों यहाँ पे बैठेंगे, 3 ये तीनों में बैठा है, H में भी है, T में भी है और I में भी है। क्लियर? अब यहाँ से जरा समझना शुरू करना। ये कह रहा है कि 9 H और I में, H और I कहाँ पर है, देखो H और I ये वाला है, 9 बैठे हैं इसमें, 3 ऑलरेडी बैठे हुए, तो यहाँ पर कितने बैठेंगे, 6 बैठेंगे। क्लियर? H और T में, H और T में कितने हैं, 11, मतलब कि इसमें बैठेंगे। तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी बैठे हुए, तो कितने और बैठने चाहिए बताओ, 11 अगर होगा तो 9 तो 11, मतलब कि 8 बैठेंगे। यहाँ पे 8 बैठेंगे, 11 है तो टोटल, क्योंकि 3 ऑलरेडी बैठ गए। 8 T और I में बैठते हैं, मतलब कि यहाँ पे कितने बैठते हैं, 8। अब देखो 3 ऑलरेडी बैठा हुआ है, आपको 8 बैठाना था, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब मेरी एक बात सुनो डियर,
अगर हम देखें एच के सर्किल को देखें, एच में यहाँ पर कितने हैं, देखो ये वाला सर्किल को थोड़ा सा गौर देना, ये जो इस तरीके से काट रहा है, ये जो सर्किल है ये, इसके अंदर कितने आ रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं, 8 और 3 और 6 कितने होते हैं, देखो 8 6 14 और 3 कितने होते हैं, 8 और 6 14 और 3 17। तो अगर आप 25 में से 17 अगर आप कम करोगे तो कितना आएगा बताओ, अगर आप 15 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर, 7 और 3 और सॉरी 8 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर बचे कितने, 8 बचे एच के, जो केवल ओनली एच के हैं, ये एच के हैं 8। वैसे अगर डी की बात कर लें, देखो 8 5 13 और 3 26, अगर हम देखें यहाँ पर 8 5 13 और 6 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना 10, केवल अगर हम देखें केवल 10 बचेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हम इनको ऐड कर लें, तो यहाँ पर 5 और 3 8 और 6 कितने हो जाएगा, 11 और ये हो जाएगा 14। तो यहाँ से 12 26 में से 14 हम घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे एक 12 बचेगा। तो केवल और केवल बचेंगे यहाँ पर आई के जो बचेंगे वो 12 बचेंगे। पूछा गया है कि जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, एक समाचार पत्र कौन से पढ़ते हैं भैया, तो यहाँ पर 8 है 10 है और 12 है, सबको जोड़ दो 30, इसका राइट आंसर आएगा 30। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका राइट आंसर 30। एक बार इस क्लास को, इसी वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट्स करके आराम से पूछो, हर एक कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, क्योंकि हम है ना। आओ देखो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। आप इनको चेक करना होता है यहाँ पर सबको। जब आप इसको चेक करोगे, यहाँ पे क्या है कि जैसे प्लस जहाँ पर मिलेगा उसका अर्थ है गुणा, जहाँ पर इसमें माइनस मिलेगा उसकी जगह आपको भाग रख देना है। गुणा का अर्थ है प्लस, जहाँ पे गुणा है वो प्लस हो जाएगा, और भाग का अर्थ है माइनस, जहाँ भाग है उसको माइनस कर देंगे। फिर इसको क्या करना है, आपको ये ऑप्शन चेक करने होते हैं कि अगर आप ए को कर रहे हैं तो 26 आ रहा है, बी को कर रहे हैं तो 22 आ रहा है, सी को कर रहे हैं तो 63 आ रहा है, और डी को अगर सोल्व कर रहे हैं तो 47 आ रहा है, ठीक है। ये आपको चेक करना है। अब आप इसको चेक करेंगे और मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे, है ना। अब मैं एक एक करके चेक नहीं कर सकता, अगर मैं एक एक करके चेक करूंगा तो 4 को मैं चेक करूंगा, मतलब कि 4 क्वेश्चन कर लेने चाहिए। लेकिन व्हाट आपको चेक करना है, क्योंकि आप पढ़ाना नहीं है, आपको रफ पे चेक कर लेना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर जो आएगा 72 का ए राइट आंसर आएगा। आप सोल्व करके देखो, अगर आपका 26 बन गया तो यस, और नहीं बना तो गलती करो। चलिए ऑप्शन नंबर ए है इसका। कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिवली इफ इट इज, मतलब कि संचार प्रभावी होगा यदि वह, अगर आप किसी को धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से दिया जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डिलीवर्ड स्लोली एंड क्लियरली, आराम से दो और धीरे धीरे उसके अनुकूल। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 73 का, सॉरी 73 की बात कर रहे हैं ना, हाँ 73 का ऑप्शन। रुकिए देखो, संचार प्रभावी होगा यदि, अगर मैं कहूं कि रिसीवर जो है, जो रिसीव कर रहा है, वो अगर इच्छुक होगा प्राप्त करने के लिए, तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी तो आना चाहिए सी। लेकिन तत्काल प्राप्त किया जाए वो संचार प्रभावी होता है। अब ये कह रहे हैं इफेक्टिवली होगा कि तत्काल अगर चीजें मिल जाए, तो अकॉर्डिंग टू यूपीपीसीएस तो डी है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, जो प्रेषक द्वारा इच्छित रूप से प्राप्त किया जाए, अगर मेरी इच्छा है ना, मैं किसी चीज को सीखना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है तो मैं उसको सीख सकता हूँ, और ये मेरी इच्छाएं नहीं है, मुझे आप कितना ही बोलते रहो कहते रहो तो मैं नहीं सीख सकता, है ना। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग टू मी तो इसका आंसर सी आना चाहिए। बट जो कमीशन ने इसका आंसर माना है वो है तत्काल प्राप्त किया जाए उसको संचार प्रभावी होता है उसी से। चलिए यहाँ पर क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेलोलिज्म का क्वेश्चन है। सेलोलिज्म देखो, कुछ फूल क्या है, कुछ फल फूल है, तो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे क्या है, फल है और ये फूल है। क्लियर, कोई फूल नाप नहीं है, कोई फूल नाप नहीं है, इसमें संबंध नहीं है, और सभी नाप नदी हैं। जितनी भी नावें हैं क्या हैं, नदी हैं, ठीक है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि कुछ फल नदी हैं। देखो फल और नदी में कहीं भी
कोई संबंध नहीं है, तो पहला हटाओ, जहां पहला उसको कट करो, ये नहीं हुआ। कुछ नदियां नावें, हाँ जो कुछ नदियां हैं वो नावें हैं, तो सेकंड यहाँ पर स्टेटमेंट आपका निकल रहा है, बिल्कुल सेकंड निकल रहा है। कुछ नदियां फूल है, नहीं ना कुछ नदियां फूल हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट नहीं निकल रहा है, देख लो कुछ नदियां फूल भी नहीं है ना फल है। कुछ फूल फल हैं, देखो कुछ फूल क्या है, फल हैं ये वाले, ठीक है, ये बात सही है। तो यहाँ पर चौथा निकल रहा है, तो 2 और 4 यहाँ पर निकल रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओनली सेकंड एंड फोर्थ प्रूव कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा फिर से आ गया है, ये आपको मान बताना है, बारंबारता वाला 10th क्लास वाला क्वेश्चन है ये, बारंबारता वाला, ठीक है। वेयर द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 16, ठीक है, आपको बता देना है इसका 75 में। देखो वैसे तो अगर हम देखें यहाँ पे आपको मान रखना है ना, यहाँ पे मान रखना है, सबको जोड़ोगे, ठीक है, कितना आएगा 60 है कि नहीं, तो अगर आप करोगे ना इसको 60, मैं कहूँ 5, ये हो जाएगा 25, 30, 35, 40, 5, 20, 20, 40 और 5, 45, 45 माइनस 15 ये आ जाएगा। तो एक्स और वाई का मान हमें रखना है, सॉरी एक्स और वाई का मान रखना है, तो यहाँ पे एक्स और वाई का मान मतलब कि 8 और 7 अगर हम रख ले तो आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी आएगा, 75 का डी राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान 8 होगा और वाई का मान कितना होगा 7 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो फार्मूला होता है, ठीक है, सीआई का, लेकिन मैं फार्मूले से नहीं, मैं आपको एक अलग मेथड से बताता हूँ जिसको ट्रिपलेट कहते हैं। ये कह रहे हैं किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1348.32 हो जाएगी। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है। देखो ऑप्शन रख लो इसमें, है ना, अगर आप इसमें ऑप्शन चेक करोगे तो मैं सबसे बड़े से चेक करना स्टार्ट करता हूँ। देखो डियर, अगर हम बात कर लें जो राशि है वो 1200 रुपए है, ठीक है। अब मैंने कहा कि परसेंटेज मैंने 6% ले लिया, 2 वर्ष का मैंने टाइम ले लिया, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1200, 2 वर्ष का ट्रिपलेट में 2 ही बनेंगे, अगर हम ट्रिपलेट से करते हैं तो 2 ही बनेंगे इसमें, क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना डियर कि अगर हम देखें कि 6% का कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 2/3 है, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 2/50, ठीक है, 2/50, क्लियर, क्योंकि 3 दूनी होता है 6, सॉरी 3/50, 3/50, ठीक है, 3/50 हो जाएगा। 1 सेकेंड इसको साफ करके लिख देता हूँ। 6% का फ्रैक्शन निकालोगे तो ये आएगा 3 दूनी 6, 50, ये इतना आ जाएगा इसका फ्रैक्शन। अब मुझे को एक बात बताओ डियर कि अगर हम 1200 की बात कर रहे हैं तो 1200 पे अगर मैं निकालूं, 1200 पे 3/50 अगर मैं निकालूं तो 0 से 0 चला जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, फिर 3 से इसकी कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 से 12 2 और 3 दूनी 4 1 7 72। मतलब कि अगर हम निकाल रहे हैं 3/50 से, 3/50 से अगर हम निकालें तो कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, और इसका भी 3 अगर हम 50 से निकालेंगे तो इसका भी 72 ही आएगा। अब 72 का 3 अगर आप निकाल दो, 3/50 तो कितना आएगा, देखो मैं अगर 72 का निकालूं, 72 का 3/50 अगर आप निकालोगे, इसका निकाला ना 3/50, ट्रिपलेट में कर रहे हैं 3/50, तो यहाँ पे आना है उसका मान। तो मैं कहूँ इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहले, तो 3 दूनी 6 और 7 या 21, 210, 216 सॉरी। अब देखो यहाँ पर 50 से आपको भाग कर देना है, इसको 0 हटा देते हैं कुछ समय के लिए, काटते हैं, देखो 5 चौक 20 कितना बचेगा 1 और 4 चौक 16, है ना, 5 चौक 20 कितना बचा, तो 5 चौक 20, 4 तो 1 आ जाएगा। अब ये बचा आपका 4 चौक 16, 5 से काटो, 5 या 15 कितना बचेगा 1 बचेगा और 5 दूनी 10, पॉइंट आएंगे 0 यहाँ पे, तो 4.32 आ जाएगा। टोटल को जोड़ लो कितना हो जाएगा, देखो जोड़ो, टोटल जोड़ो, ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 4 8 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 100 सॉरी 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, 148 दशमलव कितना है 3 2, तो ये जो जोड़ के आया 148.32 आया, जो क्या है ये आपका सीआई है, प्योर सीआई है।
अब ये आपसे मिश्रित यहाँ पर दे के रखा है, देखो मिश्रित कितना है, 1200 था और 148 कितना होता है, 1348.32। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6% से निकल रहा है। तो एक बार इसको पीछे करके वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको रीड कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से जल्द लिया जा सके। आइए इसी तरीके से आप करेंगे ना ट्रिपलेट से, मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगा ये सीआई और एसआई का, तो निश्चित ही टेस्ट सीरीज में मैं करवा दूंगा यूपीएससी वाली में, क्योंकि यूपीएससी में आते हैं क्वेश्चन तो करवा लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है 77, वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है कहलाता है, बताइएगा उस संप्रेषण को क्या कहते हैं आप, बताइएगा उस संप्रेषण को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं लेटरल कम्युनिकेशन। जो पार्श्विक संप्रेषण लेटरल चलता है वो क्या है, किसी संगठन का समय बचाने का महत्वपूर्ण काम करता है और सहज बनाता है, ठीक है। चलिए अब ये भी देखो एडवांस मैथ से क्वेश्चन है, बहुआयामी आपसे समबाहु, जो सम द्विबाहु त्रिभुज पूछा है इसमें, द्विबाहु, ठीक है, और एबीसी इस तरीके से देकर रखा है। तो आपको और पूछा है इसमें है ट्रायंगल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये पूछ रहा है कितने डिग्री का बनाएगा, है ना, एफ ई बराबर कितना। अगर आपसे होता है तो करो, नहीं तो इसको स्किप करो और आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब कि 20 डिग्री आना चाहिए। आप करके देखना, अगर आपका 20 डिग्री आ रहा तो ठीक है, कमेंट्स करना। चलिए देखो ऐसे क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगाना होता है। ये यहाँ पर एक वर्ड देख रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड। एक शब्द देख रखा है आपको, प्रोफेशनल, एक शब्द यहाँ पर देखे रखा हुआ है। अब इसको कैसे आपको बताना है, कौन सा इसमें से नहीं बना सकते। देखो डियर, अगर हम देखें पैसन तो बना सकते हैं बिल्कुल, PASSION तो बन जाएगा, P भी है, A भी है इसके अंदर, SS भी है, ION बन गया। फाइनल बनना है क्या, FINAL फाइनल बन गया। लेकिन देखो इसमें एम नहीं है डियर, ये नॉर्मल शब्द नहीं बनेगा, इसमें एम नहीं है कहीं पर भी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे वर्ड को छांटो ना इसमें नहीं है तो ये नहीं है, बाकी का एल भी है इसके अंदर, लेसन तो बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं बन पा रहा है इसमें, नॉर्मल। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराभाषा मतलब कि परा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा है जो परा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं होता है, तो ये होता है आपका मौखिक अंत्यक्रिया, जिसको बोलते हैं वर्बल इंटरेक्शन। मौखिक अंत्यक्रिया को परा लैंग्वेज, जो मौखिक अंत्यक्रियाएं हो रही हैं उसको आप कोई लैंग्वेज नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए कहोगे क्या सारे में चलिए देखो इसमें आपको समझना है, ये सोल्व नहीं करना है, एक्चुअली इसको आपको समझो, यहीं पर जो देख रखा है इसको समझो डियर, मैं आपको कह रहा हूँ ये सोल्व नहीं करना होता है ऐसा क्वेश्चन। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कहूँ आपसे कि एक है और इसकी गुणा 0 से कर दूं तो क्या आएगा बताओ, 0 आएगा। समझना, ये चीजें समझनी है आपको। अब देखो वही चीज यहाँ पर है। मुझे एक बात बताओ डियर, इन्होंने कहा a + b + c, इसका मान क्या दे के रखा है, आपने 3 दे के रखा है। मैंने कहा a का मान 0 ले सकते हैं क्या, मैंने कहा b का मान 0 ले सकते हैं क्या, मैंने कहा c का मान 0 ले सकते हैं क्या। अगर हम मान लीजिए अगर हम 0 लेते हैं इसमें से किसी का मान और एक का 2 रख लेते हैं, है ना, और एक का 1 रख लेते हैं, 3 बना देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है डियर, अगर आप 0 हटाओगे तो 1 आएगा, उसका स्क्वायर कुछ भी कर लो। जरा समझना, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको सोल्व करो, इसको समझो, इसको सोल्व मत करो, इसको समझो। देखो मुझे नहीं पता इसमें कोई भी नंबर रख लो, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यहाँ पे देखो माइनस हो रहा है, किससे, 3 से, फिर यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जब आप इसको करोगे ना डियर, मैं इन 2 को ले लेता हूँ, बस ये वाले 2 ले लेता हूँ। मैंने कहा कि 1 - 1 मैं ले लेता हूँ, 1 - 1 ले लेता हूँ, और यहाँ पर क्या है 1 - 1 ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है। अब मेरी एक बात बताओ डियर, यहाँ पे 0 0 से क्या होगा, 0 आएगा, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। समझना, इसका आंसर भी 0 आएगा। तो इसका 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस पर टाइम क्यों लगाना, इसको इस तरीके से करो। बाकी का आपको मन है तो एक एक मान रखे, इसको कर लो, ग्राफ भरते हो, इसमें क्या बैठ के कर लो, इसमें क्या है, आपका अगर मन है तो यहाँ पे रख दो, ए का मान रख दो भाई, 1 रख दो, 1 से 1 देखो घटा लो तो 0 आएगा, 0 का क्यों कर लो, फिर 0 से आप 0 जोड़ लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, घटा लो, 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, 2 समांतर टीमों के बीच में एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष टीम विजेता टीम जीतने वाली थी। यह एक उदाहरण है।
अब देखो भाई, आप जो बोल रहे हैं, आपने क्यों बोला, आपने पश्चात दृष्टि अभिनेत्री की बात करी, जब जीत गई तब आप कह रहे हो, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से इसको बोलते हैं हिंट्स, हिंट्स हिंट्स हिंट्सिक्ट बोलते हैं, हिंट्सिक्ट वेज, पश्चात दृष्टि अभिनेत्री इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 82 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा समझो, अगर आप समझ गए तो कर ले जाओगे। जब किसी बहुपद एक पी एक्स दे के रखा हुआ है, मेरी बात को जरा समझना, आपको गुना में ये दे के रखा है, एक्चुअली क्या है, ये है आपका, ये कह रहे हैं कि x माइनस 1 दे के रखा है और x माइनस 2 दे के रखा है, से विभाजित हो जाता है, ये जो संख्या है ये इनसे विभाजित हो जाता है। मेरी एक बात बताओ डियर, जब आप इसको पहले से भाग करते हो तो 5 बचता है, दूसरे से भाग करते हो तो 7 बचता है, तो आपको बताना है कि यदि इससे विभाजित किया जाएगा तो कौन से विभाजित आप कर सकते हैं, है ना, ये आपको बताना है। अब एक बात मुझे बताओ, आप x का मान क्या लोगे, यहाँ पे आपको p का मान लेना पड़ेगा और x का मान लेना पड़ेगा। अब जरा समझना, जो x का मान आपने यहाँ ले लिया वही x का मान यहाँ आएगा, आप इसका आंसर कर दो। मैंने कहा 5 ले लेते हैं, p का मान मोल, मैंने कहा चलो 5 ले लो। फिर उसके बाद मैंने कहा 4 ले लो x का मान, मैंने कहा चलो 4 ले लो। अगर आप करेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, अगर आप इससे विभाजित करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 चढ़ा रही है तो 2 आ रहा है, 5 तो नहीं बच रहा। एक ऐसा डिजिट आपको सोचना है, फिर इसका आंसर आपको बताना है, तो डिजिट सोचो फिर इसका आंसर बताओ, ठीक है। और ये फिर विभाजित हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली किससे, 2x प्लस 3 से, ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा। आपको ये नंबर सोचना है, कैसे सोचना मैंने बता दिया, p का मान ऐसा रखो जैसे p का मान आप 7 रख सकते हैं, है ना, 7। अब इसका मान क्या रखना चाहिए आपको, इसका मान रख दो 6, तो 7 छंग 42 होता है, 42 होता है। अगर आप इसमें से घटाओगे 4 4 नहीं 40, 2 आ जाएगा। ऐसा कुछ सोचो जो 5 से स्मॉल हो जाए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, समझा मैंने दिया है, आपको कर देना है, आंसर इसका ही आ जाएगा करोगे तो। x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या, अब देखो x का एक मान रख लो, ऑप्शंस रखने हैं इसमें तो कुछ नहीं करना है, मैं रख देता हूँ, चलो मैं रख लेता हूँ अपनी तरफ से ऑप्शन 7 रख लेते हैं। देखो जो पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाए, देखते हैं भाई, मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है क्या है, मैं रैंडमली 7 उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं 3 नहीं उठा रहा हूँ, 7 उठा लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उठा लिया 7 और 7 से मान लीजिए नहीं हुआ तो 3 तो नहीं होगा, फिर बड़ी संख्या होनी चाहिए, फिर 24 उठाएंगे और 24 से नहीं हुआ फिर 82, ऐसे आंसर निकालते हैं। देखो तो मैंने क्या किया, 3 x का मान रख देते हैं 7, 7 प्लस 63 और प्लस 640, किससे विभाजित होना चाहिए, 17 से। ये हो जाएगा कितना, 7 और 3 10 70 प्लस 640 इंटू 3, 7 या 21, 210 प्लस 640, ये विभाजित हो रहा था ना 17 से, हाँ अब ये विभाजित होगा 17 से, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि 210 है, ओके 7 के 210, तो 0 से 0, 4 और 1 5, 6 और 2 8, आप 17 से काट दो, 17 पंजे 85, पूरा पूरा कट गया, हो गया, ऑप्शन नंबर यही आ जाएगा। फिर जब पूरा पूरा कट ही गया तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 7, मतलब कि सी इसका राइट आंसर है। वीडियो को उन्हें वापस करके थोड़ा सा देख लेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 85 नंबर, देखिए 85 आया था, है ना। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे कहा जाता है, मतलब कि उसने पहले भी वो किया है ऐसा, तो एक तरीके से उसका मेंटली सेट ऐसा होगा। अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो वो कब करेगा, जब मेंटल सेट उसका ऐसा होगा, क्योंकि उसने पहला केस ऐसे किया था, आप ये भी ऐसे ही करेगा, तो मानसिक विन्यास से वो ऐसा करता है, ऑप्शन नंबर बी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अरेंज करना है आपको और इसका करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देखो सबसे पहले क्या बनता है डियर, ललाट बनती है, तो सबसे पहले ललाट बनेगी, मतलब कि 2, अब सबसे पहले 2 बनेगी, 2 बनेगी, फिर उसके बाद में ललाट बन गई, ललाट बनने के बाद में आपका क्या बनेगा, फिर उसके बाद में कान बनेंगे, 4 आएगा, फिर उसके बाद में थोड़ी बनेगी, 6 आ जाएगा, फिर बनेगी छाती 1 आ जाएगा, फिर बनते हैं पैर 3 आ जाएगा, और सॉरी पेट बनता है, और फिर पैर सबसे लास्ट में। देख लो यहाँ पर 2 से शुरू कहाँ हो रहा है, केवल एक ही में हो रहा है 2 से शुरू, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 2 4 6 1 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 87,
निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है? फूट डालो और राज करो। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा है डिवाइड एंड कॉन्सोनेंट स्ट्रेटजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो किसमें आप कर सकते हैं? वह है आपका साधन, मीन्स एंड एनालिसिस, साधन साध्य विश्लेषण में आप इसको करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखो डियर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना है और समझना है। यहाँ पर है अन्य से विषम है। देखो अन्य से विषम कैसे हो सकता है? जैसे अगर मैं बात करूँ 14 और इसको अगर मैं योग कर दूँ, इन दोनों का योग कर दूँ, मान लीजिए ये 14 और 12 का योग करो, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 26। ओके, इसका योग करो, ये हो जाएगा 28 और 6 8 6 14 34 हो जाएगा। अगर इसकी बात कर लें तो ये हो जाएगा 40, अगर इसकी बात कर लें तो ये हो जाएगा आपका 46। ओके, 5 पंजे 25 प्लस 1, नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, 26 34 40, 26 2 से, ये 2 से 7 2 2 से हो रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसका कुछ और बैठेगा। अंतर देख लेते हैं, अंतर में भी नहीं हो रहा है। अच्छा इनको योग कर दो, जैसे 4 और 1 कितना हो जाएगा? इसको अगर जोड़ लें यहाँ पे तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 को भी योग करेंगे तो 1 और ये इतना 6 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 4 और 3 7, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 4। देखो यहाँ पे केवल 1 का अंतर है, बाकी में सब में ज़्यादा का अंतर है। 2 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे आपका 2 का है, लेकिन यहाँ पर ही 1 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 88 का 88 का, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, 34 और 6 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए 89 नंबर, पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है। तो लोगों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसको बोलते हैं आपकी सहकलिक अंतःक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखो बड़ा ही इजी है, इसको थोड़ा सा माइंड मैप से समझते हैं। सूर्योदय के बाद वह सुबह मोहन और सोहन एक लॉन्ग में एक दूसरे के ओर पीट करके खड़े हैं, समझना, एक दूसरे की ओर पीट करके ऐसे आमने सामने खड़े दोनों ऐसे, ठीक है, ऐसे आमने सामने। मोहन की छाया उसके दाएं पड़ती है। अब मेरे को बात बताओ, ये कह रहे हैं पूरब की तरफ। डियर यहाँ पे निकल रहा है आपका पूरब है, जैसे आप ऐसे तो करोगे ना, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ये है पूरब, तो इधर सूरज है। अब एक का मुख ऐसे होना चाहिए, एक का मुख ऐसे होना चाहिए, ऐसे आप कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि पीट करके खड़े हैं, मतलब कि वो क्या है, पीट करके खड़े हुए हैं। मोहन की छाया पीट करके, सॉरी दोनों ने पीट करके कर रखी है। हाँ तो ऐसे करेंगे, एक का मुंह उधर चला जाएगा, एक का मुंह इधर चला जाएगा। जो नॉर्थ देख रहा है इसका जो है इधर कौन सा राइट होगा और इधर इसका लेफ्ट होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा और इसका राइट इधर होगा। क्लियर? देखो मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ती है। मोहन की जो छाया ना, बायां मतलब कि ये वाला, तो मोहन की छाया किधर पड़ रही है, उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। तो देखो सोहन का मुख किस दिशा में होगा, वन सेकेंड, ये इधर नहीं करेंगे मुंह, ये जो मुंह करेंगे वो ऐसे करेंगे। सोहन मोहन स्टैंडिंग इन द लाउड डाउन देयर बैक टूवर्ड एंड ईच अदर। हाँ अब इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और इसका राइट इधर हो जाएगा। देखो तो ये कह रहा है कि मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ती है, मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ती है, इधर पड़ रही है, ये मोहन है और ये सोहन है। अब देखो इधर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो मुख है ना वो दक्षिण की ओर होगा, साउथ की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्यानवे नंबर, x1 x2 डैश xn का 50 के लिए विचलनों का योग -10 और 46 के लिए विचलनों का योग 70 है, तब
प्रेक्षणों की संख्या क्या है, तो जो प्रेक्षण है वो कितने हैं, ये डेट डैश जो आपसे पूछा है, x1 x2 बराबर डेट डैश x n आपको दे के रखा है, तो इसमें कितने हैं, तो ये आपके टोटल ओवरऑल की बात कर लें तो 20 है, मतलब कि 20 है। चलो, समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रामक है। अब ये किसका भ्रामक रूप से करता है, तो समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से, प्रॉब्लम स्पेस के माध्यम से ये क्या करता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज इनिशिएटली एंड एग्जीक्यूशन थ्रू, तो किसके है, प्रॉब्लम स्पेस के। नेक्स्ट, ये बहुत इजी सा है, समय कार्य का क्वेश्चन है, एबीसी आपसे पूछा जा रहा है, फिर भी समझा देते हैं। देखिए, ए है, बी है और सी है। ए कितना कर रहा है बच्चे, 20, बी 30 और सी 60। इनका एलसीएम ले लेंगे, टोटल हो जाएगा 60, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 1 बार। अब देखो ये कह रहे हैं कितने दिन में एक कार्य पूरा कर सकता है, यदि वह प्रत्येक तीसरे दिन ए बी और सी द्वारा सहायता लेता है। देखो ए क्या कर रहा है, पहले दिन काम कर रहा है 3, दूसरे दिन भी ए ही काम कर रहा है 3, जैसे ही तीसरा दिन हुआ तो तीनों आ गए, ठीक है, तो तीनों कितना कर रहे हैं, 3 और 2 5 6, टोटल दिन कितने हुए हैं, डे हुए हैं आपके 3, काम कितना हो गया, 3 और 3 6 12, काम हो गया 12, टोटल काम कितना था 60, टोटल काम कितना था 60, 12 से भाग करो, देखो 12 पंजे 60, तो मतलब कि अब उसको अगर हम देखें 5 आ रहा है तो 3 से आप इसको कर दो तो 5 या 15, टोटल जो दिन लगेंगे उसको बाबा कितने लगेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका राइट आंसर 15 दिन लग जाएंगे उसको। क्लियर, चलिए कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, कुछ है तो नहीं समझाने के लिए, थोड़ा सा वीडियो को कुछ करके देखिए, समझ में और आ जाएगा। ओके, तो 15 इसका राइट आंसर है। देखो मैं क्यों थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको फास्ट करने की आदत हो, एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, सुस्ती आ जाएगी अगर मैं समझाने लग गया क्वेश्चन तो। इसको अब मैं समझाऊं कि बेटा ए का जो रेशियो आएगा वो आपका 3 आ जाएगा, बी का मान, अब देखो कार्य करने की क्षमता 2 आ जाएगी, ए की कार्य करने की क्षमता 3 थी, बी की 2 है तो सी की 1 है। अगर हम देखें तीसरे दिन तीनों मिलेंगे तो टोटल हो जाएगा कितना, आपका 3 2 5 6 हो जाएगा। ए ने ऑलरेडी 2 दिन का काम कितना करा, 6, तो टोटल कितना हो गया 12, पूरा काम कितना था हमारा 60, अगर हम 12 से भाग करेंगे कितना आएगा 12 60, वहीं अब दिन कितने लगे थे, 5 दिन में कितने दिन हो जाएंगे 15, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलो निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत विधि कौन सी है, अगर आप उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो एक है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही आप कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 100 आर देयर ईच ऑफ विच इज नॉट ओनली एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 बट आल्सो हैज 4 एज ए डिजिट, मतलब कि 1 से 100 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से आपके 1 से 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हैं बल्कि 4 का अंक भी है, तो ऐसी कौन सी संख्याएं लिख देते हैं नंबर, 4 है, 14 है और 24 है, 34 है ना, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64, 74, 84 और 94, यही नंबर है जो 44 है। ठीक है, अब देखो 4 भी है और 4 से पूर्णतः विभाजित है, कौन सा होगा, एक तो ये हो जाएगा 4 से, ये भी पूर्णतः रूप से विभाजित है, 40 भी है, 44 भी है, 46 नहीं है, 48 भी है, 54 नहीं है, 64 भी है, 74 भी नहीं है, 84 है। अब देखो कितने हो गए, तो 1 2 3 कितने हो गए, देखो 54 है क्या, 4 नहीं 94 है या, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हैं 7 हैं, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, ओनली केवल ऐसे 7 हैं, जो 14 है। अब इसमें कौन कौन से हैं ऐसे 7, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कलर चेंज करके,
देखिए कौन कौन से हैं, एक 4 है जो पूर्णतः होगा, 24 है, 40 है, 44 है, ठीक है, 64 है, और कितना है 64 के बाद में 84 है। ये है आपके 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ये सीरीज का क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड। देखो समझना है यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड करना आपको रोंग नंबर इसमें कौन सा है। देखिए है क्या, इसमें हो क्या रहा है, चीजों को जरा समझना। यदि मैं यहाँ पर बात कर लूँ आपसे कि ये जो नंबर है 28, ये क्या है सर, 28 की बात कर लें तो 28 3 का क्यों है, 3 3 होते 27 प्लस 1 हो गया, है ना, 1 हो गया कि नहीं बताओ। अगर मैं बात कर लूँ आपसे प्लस 1 हो रहा है इसमें, ये जो है आपका 4 का क्यों है, 4 चौक 16 14 64 माइनस 1 हो रहा है, 5 5 25 5 125 माइनस 1 होगा, 216 माइनस 1, 243 माइनस 343, 512 माइनस 1। अब देखो 7 की अगर हम बात कर ले, 7 किसका है डियर, ये क्या आपको लगता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1, लेकिन 28 की बात कर ले यहाँ पे प्लस कर रहा है ना। अगर आप 3 का क्यू करते हो तो 3 3 होते 27 होता है, 27 माइनस 1 तो 26 होना चाहिए था, लेकिन ये कह रहे हैं 28 तो मतलब प्लस 1 कर रहा है, तो यही इसमें गलत है। अब आपको रोंग ही बताना था ना, हाँ गलत ही बताना था बस। तो जब आप गलत बताओगे तो इसमें गलत क्या बताओगे मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर 20 में गलत बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है। तो इसमें से कौन सा चिंतन का तरीका नहीं है, तो वो है आपका एनाग्राम्स, मतलब किसको बोलते हैं एनाग्राम्स। एनाग्राम्स इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो डी है, एनाग्राम्स जो है आपका समस्या समाधान हेतु एक चिंतन का तरीका नहीं होता है। चलिए 98, क्या किसी बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था को चलाने की अनुमति देनी चाहिए। अब यहाँ पर एक आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया। अब 2 तरीके के मत वाले व्यक्ति हैं। पहला, हाँ इससे विभिन्न कंपनियों के मध्य होने वाली अव्यवस्था प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाएगा, फिर एक ही काम करेगा। बात तो सही है, एक मत है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। दूसरा मत कह रहा है कि नहीं, यात्रियों को यातायात व्यवस्था के माध्यम व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो मोनोपोली हो जाएगी। तो ये भी बात सही है। तो इसमें दोनों तर्क आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसमें पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो ये जो हाँ है ना कि होने वाली अर्थव्यवस्था का अंत हो जाए, ये गलत हो जाएगा। ये निगेटिविटी वैल्यू है, काम कर रहा है कि केवल एक को टेंडर दे दो, एक ही करेगा जो भी करेगा, टाटा ही जो भी कौन सी भी कंपनी है वही चलाएगी, है ना, और नहीं होनी चाहिए। नहीं, इससे यात्रियों के यातायात व्यवस्था के मध्य व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए, ये पॉजिटिव है। तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ना कि निगेटिव की तरफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए अब आपको बताना है कि चॉइस करना है, इसमें चूज करना है कि ऑड वन अमंग द फॉलोइंग इसमें से कौन सा असंगत है। 15 अगस्त 1947 भारत, 26 नवंबर संविधान दिवस, और 14 नवंबर तो कोई नहीं आता है, 26 जनवरी को भी आता है, तो ऑड तो इसमें यही है। 14 नवंबर कोई ऐसा दिवस नहीं है, 26 जनवरी को आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिपुष्टि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्य कुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, यह प्रकार है। तो ये जो प्रकार कहा जाता है ये खासतौर पर होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के रूप में इसको जाना जाता है, जो फीडबैक इज यूज्ड टू इफेक्टिवली मैनेज बिहेवियर एंड इम्प्रूव रिफॉर्म्स, इट इज ए फॉर्म ऑफ। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये देखा जाता है डियर। तो प्यारे ये थे आपके खासतौर पर 2021 का यूपी जो सिविल सर्विस का एग्जाम था उसको हमने पूर्ण रूप से देख लिया है 2021 का। ठीक है, हम जो आपसे परिचर्चा करेंगे नेक्स्ट 2022 वाले पे करेंगे। तो डियर आपको वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, आप इसका फीडबैक जरूर दें, और नेक्स्ट क्लास उसमें होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
मन लगा के पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो। बेस्ट ऑफ लक, बाय।